Hello students. So in this video I am going to talk about the definitions of international law and we will also discuss the various sources of international law. ठीक है? And it's my first video on PIL Public International Law and I hope it will be beneficial for you and you will like it. So let's begin. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फादर कौन है इंटरनेशनल लॉ के, तो वो है हुगो ग्रोशियस. Hugo Grotius is the father of international law and according to him law के basically दो types हैं, natural and positive. Positive human made भी है and divine भी है, और जो human है उसने दो type के law बनाए हैं, laws of nation जो कि international law है and civil और municipal law जो कि national laws हैं. हमें पता है कि national laws state में ही apply होता है और international laws nations पे. ठीक है. Now we will discuss the definitions of international law with limitations. Yes, these definitions have some limitations जो कि हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो definition दी गई वो प्रोफेसर एल ओपिनियन, JL ब्रेडली एंड ग्रे, इन्होंने लगभग सेम ही टाइप की डेफिनेशन दी थी, इसलिए मैंने इनके नेम एक ही साथ लिख लिए हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैम लॉज ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स which are considered legally binding by the civilized state in their intercourse with each other. यहाँ पे विश नहीं होगा, with होगा, ध्यान रखिएगा. तो अकॉर्डिंग टू दैम इंटरनेशनल लॉ या फिर लॉ ऑफ नेशन एक कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉज की बॉडी है जो कि सिविलाइज्ड स्टेट बनाते हैं और उससे एक दूसरे को बाइंड करते हैं फॉलो करने के लिए. ठीक है. बट इस डेफिनेशन में क्या कमी है, क्या लिमिटेशन है इस डेफिनेशन की? दैट इन अबव डेफिनेशन दे डिडंट इंक्लूड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक UN, ICRC एक्सेट्रा. ये जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात इसमें करी नहीं गई थी इस डेफिनेशन में. तो ये डेफिनेशन रिप्लेस होके एक नई डेफिनेशन आई, अपग्रेडेड डेफिनेशन, जो कि दी सर रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वॉट ने. इन्होंने अबव डेफिनेशन पे ही कुछ चीज़ें ऐड करी, जो डेफिनेशन सेम रखी बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी. इन्होंने क्या ऐड करा इस डेफिनेशन में? इन्होंने ऐड कर दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सम एक्सटेंड इंडिविजुअल्स आल्सो मे बी सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ. इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे इंटरनेशनल लॉ में. बट ये भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मानी गई इंटरनेशनल लॉ की. जो परफेक्ट डेफिनेशन दी गई वो दी गई, अजीब सा नाम है ये थोड़ा, स्वर्जनबर्गर, माइट भी यही होगा, प्रोनाउंसिएशन मुझे करना नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा. स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग सही है ये, SCHWARZENBERGER. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स. इंटरनेशनल लॉ लीगल रूल्स की बॉडी है विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स, जो सॉवरेन स्टेट्स पे अप्लाई होती है, and such other entities as have been granted international personality. तो जब इन्होंने कहा अदर एंटिटीज़, वहाँ पे सब आ गया, UN, ICJ, WHO, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अदर एंटिटीज़ जिन्हें इंटरनेशनल पर्सनालिटी ग्रांट करी है वो भी इंटरनेशनल लॉ पे आएंगे. और ये इंटरनेशनल लॉ की बॉडी है, किस पे अप्लाई होगी? सॉवरेन स्टेट्स पे. सॉवरेन स्टेट्स कौन हैं? जो वो स्टेट्स जिन्हें पे कोई दबाव नहीं होता, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, उन पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है. इसी को परफेक्ट डेफिनेशन माना जाता है इंटरनेशनल लॉ की. अब हम इसके नेचर की बारे में बात करेंगे. तो इसका नेचर अभी तक काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था बट आज थोड़ा क्लियर हो चुका है. तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी थी इसके नेचर को लेके. कुछ फिलोसोफर कहते थे इट इज़ अ रियल लॉ, कुछ इस बात को डिनाई करते थे और कहते थे कि नो इट्स नॉट अ रियल लॉ. तो इसके नेचर के पे जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ब्रीफली ये ही डिस्कस करूंगी कि इसका नेचर कैसा है. बट अभी के लिए हम थोड़ा सा देख लेंगे कि दैट नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल अमंग जूरिस्ट. वही कि जूरिस्ट के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही इसके नेचर को लेके. सब कुछ कहते थे कि रियल है, कुछ कहते थे रियल लॉ नहीं है. हैंस द डिसएग्रीमेंट इज़ बेस्ड एट द कोर डेफिनेशन ऑफ लॉ इटसेल्फ. तो इसकी डेफिनेशन पे ही इसका जो सारा कंट्रोवर्सी यहीं पे ही है बसी हुई है. जो प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें कि जो लॉ नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो कैसा है, वो एक्चुअल में आज के टाइम पे है तो रियल लॉ
बट वो म्यूनसिपल लॉ जो हमारे नेशनल लॉज हैं उनसे थोड़ा वीक है। वीक होने के कई सारे फैक्टर्स हैं कि कोर्ट्स में अच्छे से नहीं है काम, और सब बेसिकली नेशनल लॉज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर देते हैं इसके नेचर को और इसे वीक बना देते हैं नेशनल लॉ से। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज की। तो सोर्सेज इसके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेन सोर्स और सब्सिडियरी सोर्स। मेन सोर्स में आ जाते हैं कन्वेंशंस, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और सब्सिडियरी सोर्सेज में आ जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड जूरिस्ट। अब देखिए इन्हें ब्रीफ में देखते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे ट्रीटीज़ कन्वेंशंस की। अच्छा, तो ट्रीटी कन्वेंशन भी एक अमेंडमेंट टाइप ही होते हैं, सॉरी अग्रीमेंट टाइप ही होते हैं। ट्रीटीज़ और कन्वेंशन दोनों सेम ही चीज़ें दी गई है 38(1)(a) ऑफ ICJ। ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसमें डेफिनेशन दी गई है ट्रीटीज़ की दैट एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड इज गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ इज नोन एज ट्रीटीज़। तो इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो कि स्टेट्स के बीच में होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं और गवर्न करे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ से, उन्हें ट्रीटी कहते हैं। तो देखिए ट्रीटी और अग्रीमेंट सेम ही है। अग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच में होता है, ट्रीटीज़ दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में होता है। लीगली बाइंड होता है ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ से, और जो अग्रीमेंट है वो लॉ से, ठीक है। तो वही कि ट्रीटी फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है एंड ये रिटन अग्रीमेंट है, ठीक है, और जो स्टेट्स हैं वो विलिंगली साइन एंड रेटिफाई करते हैं। तो जो आर्टिकल 38(a) ऑफ ICJ बताता है ट्रीटी के बारे में दैट इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेदर जनरल और पर्टिकुलर एस्टेब्लिशिंग रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट्स। तो ट्रीटी दो टाइप की होती है, ध्यान दीजिएगा, जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल एंड पर्टिकुलर नाम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसी ट्रीटी जनरल होगी, कैसी ट्रीटी पर्टिकुलर होगी, और ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो देखते हैं कि जनरल और पर्टिकुलर ट्रीटी में क्या डिफरेंस है। तो बहुत इजी है ये कि जो जनरल ट्रीटी होती है वो सारे स्टेट्स पे ग्लोबली एप्लीकेबल होती है, ठीक है। बट treaty which is signed between two or more states and it is applicable for that particular specific state is known as particular treaty। इसका एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वही कि जो ट्रीटी किसी स्पेसिफिकली स्टेट्स ने करी हो आपस में, वो उन्हीं पे ही बाइंड होती है। अगर कोई ट्रीटी अमेरिका एंड रशिया, वैसे ऐसा होगा नहीं, उनके बीच में हो रही है, तो वो ट्रीटी उन्हीं दोनों स्टेट्स पे बाइंड होगी, ना कि बाकी स्टेट्स इंडिया, पाकिस्तान या फिर कोई और कंट्री पे वो लागू नहीं होगी, ठीक है। पर जो जनरल ट्रीटी होती है, जैसे ये विन्ने कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सारे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ट्रीटी जनरल होती है और वो सभी स्टेट्स पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वो जो ट्रीटी है उसमें जो बात कही गई है वो सिर्फ दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को नहीं कर रही है इन्फ्लुएंस, वो सभी को कर रही है। तो वहाँ पर वो ट्रीटी सब पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब हम ट्रीटी के प्रिंसिपल देखेंगे कि ट्रीटी के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो अ स्टेट कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम ट्रीटी यूनिलेटरली बाय इटसेल्फ अलोन। सीधी बात है कि जैसे अग्रीमेंट एक आदमी नहीं तोड़ सकता अपने हिसाब से, वैसे ही ट्रीटी भी कोई एक स्टेट नहीं तोड़ सकता। ट्रीटी विलिंगली दोनों की कंसेंट चाहिए ट्रीटी को तोड़ने के लिए, ठीक है। और सेकंड है कि ट्रीटी इज़ बाइंडिंग ऑन द स्टेट हु आर द पार्टीज ऑफ द ट्रीटी। ट्रीटी बाइंडिंग होती है उन स्टेट्स पे जिन्होंने ट्रीटी बनाई गई है। अब हम सेकंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ लेंगे, दैट इज़ इंटरनेशनल कस्टम्स। तो इसकी डेफिनेशन बोलते हैं दैट स्टेट्स प्रैक्टिसेस दैट आर ऑब्जर्व फ्रॉम एन अनसर्टेन पीरियड बट इज़ नॉट कोडिफाइड। यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि चली तो बहुत टाइम से आ रही है और सब मतलब चलती ही है, बट वो कहीं कोडिफाइड नहीं है, कहीं रिटन फॉर्म में नहीं है, तो वो ही सेकंड सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। तो 38(1)(b) ऑफ ICJ बोलता है दैट इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। वही कि कोई जनरल प्रैक्टिस जो जनरली करी जा रही है, इतना टाइम से करी जा रही है कि वो लॉ की तरह बिहेव करने लग गई है, उसी को हम कस्टम्स कहते हैं।
तो देखिए 2 एलिमेंट होते हैं इस प्रोविज़न के, पहला होता है जनरल प्रैक्टिस, जो जनरली प्रैक्टिस होती है उस चीज़ की, एंड एक्सेप्टेड एज लॉ, और उसे लॉ की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोटेक्शन ऑफ एम्बेसडर्स। यस, आपने अगर पुरानी मूवीज़ वगैरह कुछ देखी होंगी तो देखा था कि तब लॉ वगैरह कहीं कोडिफाइड नहीं थे, बट वहाँ पे तब के टाइम पे भी जो दूध होता था, दूध यानी कि जो एम्बेसडर होता था, राजदूत, दूसरे स्टेट का उसको हानि नहीं पहुँचा सकते थे, चाहे वो दुश्मन देश का हो। तो ये नहीं कि दुश्मन देश का दूध हमारे देश में आया तो उसे मार दे, नहीं मार सकते थे वो, अगर मार देंगे तो उसे इलीगल माना जाता था। तो वही चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है? देखिए, प्रिंसिपल, रूल और जनरल, जो जनरली एक्सेप्टेड हो। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ आर दोज प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली। वही कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, वही कुछ ऐसे रूल्स जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सबसे इजी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, गुड फेथ, रेस जुडिकाटा एंड एक्सेट्रा। अब देखिए, हर देश में लगभग ये चीज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि जो डिसीजंस हैं वो गुड फेथ में आनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, उसमें वो बाइस्ड नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड है ना, दैट्स, तो ये क्या हो गया? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो गया। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। ऑब्वियसली जहाँ डिक्टेटरशिप होगी वहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। जो स्टेट सिविलाइज्ड होंगे, जो स्टेट्स डेवलप होंगे, डेवलपिंग होंगे, वहाँ ये चीज़ अप्लाइड होगी। इफ़ देयर इज़ नो ट्रीटी और कस्टम बिटवीन द कंटेस्टिंग पावर स्टेट्स, द कोर्ट शेल रिकॉर्स टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वही कि किसी स्टेट्स के बीच में अगर ना कोई कस्टम है, ना कोई ट्रीटी है, तो फिर जो ICJ है, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस है, वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की तरह गो थ्रू करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। जो कुछ इसके पॉइंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट की हो चुकी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।